नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड अचीवर्स में। और ये आपको जो UTET सेकंड है उसका मैं सोशल साइंस वाला यानी कि सामाजिक अध्ययन वाला पार्ट लाया हूँ। इसमें सारे आंसर हैं। अगर किसी आंसर में आपको डाउट लगे तो आप कमेंट कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली भाषा कैसी होनी चाहिए। तो इसका आंसर है कैसी होनी चाहिए, तटस्थ और संवेदनशील होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि मान लीजिए सामाजिक विज्ञान की प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक विद्यार्थी के लिए कठिन है, तो आप क्या करेंगे। आपने टीएलएम लिखा नहीं है, लेकिन क्या है, विभिन्न प्रकार की पूरक सामग्रियां प्रदान करेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। अगला प्रश्न है कि सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भूगोल शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयोगी माने जाने वाली अधिगम सामग्री कौन सी है। तो वो है आपकी कौन सी सामाजिक अध्ययन के अंदर, मानचित्र। बाकी देख लीजिए आप, बाकी किसी काम के नहीं है। बाकी देखिए, फ्लैश कार्ड छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है, समय ग्राफ टाइम बताने के लिए है, बैरोमीटर आर्द्रता नापने के लिए है। फिर अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नियमों, विनिमयों और मूल्यों के सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देगा। कौन सा देगा, ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, परियोजना कार्य। चलिए अगला प्रश्न, 95वां प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य नहीं है। इसे ध्यान रखिएगा, नहीं है बोला हुआ, आप वो मत कर दीजिएगा। तो जो नहीं है वो है आपका शिक्षण शिष्टाचार, ये नहीं है, बाकी सब उद्देश्य हैं। अगला है 96वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रेड बास्केट के नाम से जाना जाता था। तो ब्रेड बास्केट यानी कि पंजाब यानी कि लोथल। ऑप्शन नंबर डी सही है 96 का। अब बात करते हैं 97। निम्नलिखित में से किस संस्कृति के लोग प्रथम बार स्थायी रूप से घर बनाकर रहने लगे। तो वह रहने लगे नवपाषाण संस्कृति के लोग, ध्यान रखिएगा, नवपाषाण के। चलिए आगे बढ़ते हैं 98वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे श्रीनगर यानी कि जम्मू कश्मीर वाला श्रीनगर की बात कर रहा है के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। तो जो श्रीनगर बसाया था वो किसने बसाया था, अशोक ने बताया था। ऑप्शन नंबर बी, अशोक। अगला है, निम्नलिखित में से कौन पंच सिद्धांतिका का लेखक है। तो जो पंच सिद्धांतिका का लेखक है वो कौन है आपका, ऑप्शन नंबर बी, बारह मिहिर। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब चलते हैं 100वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सन में प्रथम बार चीन ने बौद्ध मत को राजधर्म घोषित किया था। तो यह तो 200 ईसा से 220 ईसा तक था। तो इसके मध्य सिर्फ एक ही है, देखिए 210, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। 211 ईसा पूर्व है इसका 100वें का। चलिए बात करते हैं 101वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बोधिसत्व भविष्य का बोधिसत्व कहलाएगा। तो यह था आपका मैत्रेय। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन क्या है इसका, बी सही है, मैत्रेय 101 का बी। चलिए 102वां प्रश्न कि 9वीं शताब्दी का महोदयपुर राज्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो यह आपका चेराज से। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, दिल्ली के किस सुल्तान ने सर की सल्तनत का अधिग्रहण किया था। यह क्या था आपका, बहलोल लोदी ने किया था, लोदी वंश के समय पे हुआ था ये। फिर है 104वां प्रश्न, संत रामानंद का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था। तो ये बात आपका प्रयाग में। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका 104 का। अब देखिए 105वां प्रश्न है कि अकबर के काल में कृषि भूमि को कितने प्रकार में विभाजित किया गया था। तो जो कृषि भूमि विभाजित थी अकबर के काल में 4 प्रकार में विभाजित थी। आप इसका नाम कमेंट में लिखिए 4 कौन कौन सी थी। फिर अगला देखिए, अब 106वां प्रश्न है, चांद बीबी निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी। तो जो चांद बीबी थी वो थी हमारी बाजीपुर से। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। 107वां प्रश्न है, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जिसने कांग्रेस के कलकत्ता सत्र में स्वराज शब्द का प्रयोग कर स्वराज की मांग उठाई थी। आप जानते हो यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। कौन थे वो, दादा भाई नेहरूजी थे हमारे। ऑप्शन नंबर बी। अगला है 108वां प्रश्न,
1896 में इथियोपिया के किस यूरोपीय शक्ति को पराजित किया था? तो 1896 में इथियोपिया ने क्या किया था? जो इटली थी उसे हराया था। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। अगला है 109वां प्रश्न, अल हिलाल नामक समाचार पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो अल हिलाल है आपका अब्दुल कलाम आज़ाद जी से। फिर अगला है 110वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने सैंडर्स को गोली मारकर हत्या की थी? देखिए, हम जानते हैं कि जो सैंडर्स पे गोली मारी थी वो किसने मारी थी? राजगुरु और भगत सिंह थे, दो लोग गए थे हमारे, लेकिन पहली गोली हमारी राजगुरु ने मारी थी, तो इसका आंसर राजगुरु ही होना चाहिए। तो देख लीजिएगा, इसमें डाउट है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो बता रहे हैं हम वो राजगुरु ही है, राजगुरु ही होगा इसका। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक लिखी थी? तो ये तो आपको आता होगा, ये तो आसानी से आ गया होगा। किसने लिखी थी? अब्दुल कलाम आज़ाद ने लिखी थी। 112वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन से नहीं लगती हैं? तो यह बिहार की नहीं लगती हैं, बाकी सबकी लगती हैं। चलिए अगला प्रश्न 113वां प्रश्न है, प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो यह तो आपको ही पता है कौन सी है, गोदावरी। आगे चलते हैं। सिंधु जल समझौता संधि 1960 के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का कितना प्रतिशत उपयोग कर सकता है? यह कर सकता है 20% यूज़ कर सकता है भारत। फिर अगला है धुआंधार प्रपात, यह कहाँ है, किस नदी पर बनता है? नर्मदा पर बनता है। 115 का डी। अगला है सुमेलित करना है, तो जो सुमेलित नहीं है उस पर टिक मारना है। तो देखिए, गिर राजस्थान में नहीं है, यानी कि पहला ही गलत है। कौन सा? 116 का ए, बाकी सही है। फिर अगला है आपका 117, पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन सी थी? तो जो पहली महिला थी वो थी हमारी जुंको ताबी। जुंको ताबी पहली महिला थी हमारी। फिर अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सतह से शुरू करते हुए उचित क्रम बताइए। ये आपके मंडल हैं और ये पूछा हुआ है कि पृथ्वी की सतह से शुरू करेंगे तो क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहला आएगा चौमंडल, फिर आएगा समताप मंडल, फिर आएगा आपका मध्य मंडल और अंत में आएगा आयन मंडल। तो आप देख सकते हो कौन सा बना रहा है, ये बना रहा है ऑप्शन नंबर बी, 118 का बी सही है। चलिए 19वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी काल्पनिक रेखा अफ्रीका महाद्वीप से होकर नहीं गुजरती है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यह नहीं गुजरती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, बाकी यह तीनों रेखा गुजरती हैं। अगला है 120वां प्रश्न, सामान्यतः मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। जो मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जलाशय को प्रदर्शित करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, और शायद इसी नीले रंग के कारण हमारी पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। अब बात करते हैं 121 का 121वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिजों के संदर्भ में सही नहीं है? यहाँ नहीं की बात कर रहा है, तो देखो सही नहीं है वो ऑप्शन नंबर है डी, सभी खनिज अधात्विक होते हैं। क्या सभी खनिज अधात्विक होते हैं जो हमें मिलते हैं ज़मीन से? नहीं, कुछ धात्विक भी होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है 122वां प्रश्न। 122वां प्रश्न यह है आपका, निम्न में से कौन सा तटीय और शुष्क प्रदेशों में हवा से होने वाला मृदा अपरदन रोकने के लिए किया जाता है? तो यह इसका आंसर है वेदिका फार्म। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है कि जो वेदिका फार्म है वो किसी को मृदा अपरदन को रोकने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 123वां आपका, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण है। देखिए, ये प्रश्न पहले भी पूछा गया है, ये जो पेपर आया हुआ है पुराने, अगर कुछ पेपर देख लेते हैं आप सीटीटी यूटीटी के, तो उन्हीं से बहुत से प्रश्न आए हुए हैं। तो जो ये है, जो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? तो जो मुख्य कारण है वो क्या है? अधिक सिंचाई है। आप देख सकते हो वहाँ क्या है, पानी भरा रहता है अधिक समय तक उसमें।
खेतों में जो है पानी भरा रहता है। तो चलिए अब बात करते हैं 124वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरदार सरोवर बांध परियोजना में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तेलंगाना, यह एक अलग राज्य है, अलग हो चुका है, यह नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? भारत में नहीं है पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए किसका नहीं है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, सतलज, घाघरा, इनमें से कौन सी नदी जो है जिसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो केवल और केवल क्या सिर्फ जो गंगा है ये भारत की है, भारत में भी उत्तराखंड से है, बाकी कोई भी नदी भारत से नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। 1, 2, 4 और 5 ये भारत की नदियाँ नहीं हैं, भारत से होके जाती हैं लेकिन उद्गम भारत में नहीं है इनका। अब 126वां प्रश्न है, सूची ए को सूची बी से मिलान कीजिए। सूची ए में दिया है आपका झूम कृषि का समानार्थी और साथ में दिया है प्रदेश। तो अब देख लेते हैं इसको। 126वां, इसका झूम खेती पहले का है आपका उत्तर पूर्वी भारत, दूसरे का है आपका पश्चिमी घाट, तीसरे का है आपका दक्षिण राजस्थान, और जो पोडू है वो है आपका आंध्र प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर 126 का ए बन रहा है, ए है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंशोत्तत पर्वत है? भ्रंशोत्तत पर्वत कौन सा है? ये है आपका वारजेश पर्वत, ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। चलिए 128वां प्रश्न है, अब वर्तमान में राजनीतिक संपर्क की सबसे महत्वपूर्ण इकाई कौन सी है? राजनीतिक संपर्क की बात कर रहे हैं तो यह है आपकी सोशल मीडिया, जो सबसे टॉप पे चल रहा है आज की डेट में, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। फिर है 129वां प्रश्न, भारत संविधान की चौथी अनुसूची किससे संबंधित है? यह आपकी राज्यसभा से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। 130वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को लुप्त कर दिया गया था? संपत्ति का अधिकार हटाया गया है किस संविधान संशोधन से? यह था हमारा 44वां 44 संविधान संशोधन था, जिसमें क्या है 21 को से हटाया गया था उसको। चलिए अगला प्रश्न, भारत के किस वर्ष में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? सामुदायिक विकास कार्यक्रम 52 में शुरू किया गया था, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके बाद। चलिए अगला प्रश्न है, वर्तमान में संवैधानिक राजतंत्र मौजूद है, जो संवैधानिक राजतंत्र कहा जा रहा है वो किस पे मौजूद है इन राज्यों में से? तो यह है आपकी सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरेबिया के पास, यानी सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। 133वां प्रश्न है, अब 133वां, निम्न में से किस देश के पास लिखित संविधान नहीं है? देखिए भारत का तो सबसे बड़ा संविधान है जो लिखित है, तो किसके पास नहीं है? तो यह है आपका स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ स्विट्जरलैंड है, यहाँ भी वो है किंगडम वाला सीन है, यहाँ वैसा नहीं चलता, संविधान नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। 134वां प्रश्न है, अब संसदात्मक शासन व्यवस्था में राज्य के मुखिया के पास होती हैं, इसके पास कौन सी शक्तियाँ होती हैं? इसके पास होती है नाम मात्र शक्तियाँ, ऑप्शन नंबर बी, 134वें का बी, यानी कि नॉमिनल पावर होती हैं इसकी। फिर अगला है, संसदात्मक शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? यह करता है पीएम, प्रधानमंत्री, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। फिर 136वां प्रश्न है कि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से रोका या नज़रबंद किया गया तो निम्न में से न्यायालय के किस आदेश को दिया जाता है? तो उस समय जो दिया जाता है वो दिया जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। फिर है, निम्न में से कौन सा अधिकार गैर भारतीयों के द्वारा भारतीय क्षेत्र में प्राप्त किया जा सकता है? सिर्फ और सिर्फ जो उनको अधिकार है वो बोलने की स्वतंत्रता है, बाकी कोई अधिकार उनके पास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बोलने की स्वतंत्रता है। अगला है भारतीय संसद, तो आपको पता है संसद क्या होता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? जो महिला आयोग अधिनियम बना था 1990 में बना था, और जो स्थापना की गई 1991 में की गई थी, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। फिर आपका किस संविधान संशोधन के तहत पंचायत राज्य संस्थानों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया? तो यह किया गया था 73वें संविधान संशोधन में किया गया था महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में।
फिर है सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? यह की जाती है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। फिर है 142वां प्रश्न, आपातकाल की घोषणा को संसद की अनुमति हेतु प्रस्तुत किया जाता है, 1 महीने के अंदर प्रस्तुत किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। फिर अगला है इंदिरा साहनी वाद 1992, ये इसके लिए था, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए था, ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर आपका सामाजिक अध्ययन ऐतिहासिक, भौगोलिक और सामाजिक संबंधों एवं अंतर संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा था? यह कहा था हमारे हमिंग ने, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। अब बात करते हैं 145वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी आधुनिक विधि सामाजिक अध्ययन के पठन पाठन के लिए लागू है? तो जो 145 का वो है ए, सामाजिक अध्ययन के लिए विचार विमर्श विधि सबसे बढ़िया है पठन पाठन के लिए। 146वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा लक्ष्य सामाजिक अध्ययन शिक्षण के माध्यमिक चरण में रखा गया है? तो कौन सा रखा गया है? लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास, ये माध्यमिक चरण में रखा हुआ है। फिर आप देख सकते हो 147वां प्रश्न, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य क्या है? अगर निदानात्मक है तो आप कमजोर छात्र की पहचान कर सकते हो। देखिए 2 चीज़ें हैं, एक उपचारात्मक शिक्षण, एक निदानात्मक शिक्षण, दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है। निदान में भी वही किया जाता है और उपचार में भी वही किया जाता है। तो यहाँ क्या है? कमजोर छात्र की पहचान करना। फिर अगला है आपका सामाजिक विज्ञान के निदानात्मक प्रशिक्षण शिक्षक को क्या समझने में सहायता करेगा? तो यह है इसका, सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थी को सीखने संबंधी किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? तो जब आप निदानात्मक शिक्षण पढ़ोगे सामाजिक का, तो उसमें ये मिल जाएगा आपको कि जो बालक सामाजिक ज्ञान सीख रहा है उसमें कहाँ कमी रह जा रही है, फिर कहाँ पे कठिन हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर अगला है, निम्न में से कौन सा कथन प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में सही नहीं है? नहीं पूछ रहा है, तो यह तो सही है कि पहले ताड़पत्र पे लिखे जाते थे, फिर जो हम लोग थे वो भोजपत्र पे लिखते थे, फिर जिस काल की है उसी काल को प्रदर्शित करती है, सही है। फिर पत्थर पर या धातु पर लिखी गई थी, जिसे आप ताम्रपात्र भी बोलते हो और शिलालेख भी बोलते हो। और सिर्फ यह गलत है इसमें कि वे हस्तलिखित थी और बाद में मुद्रित की गई हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं अंतिम प्रश्न की कि यह है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान अनुदेशात्मक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होना चाहिए? तो यह है, जो नहीं होना चाहिए तथ्यों का श्रुतलेख करना, डिक्टेशन ऑफ फैक्ट, सिर्फ यही है जो नहीं होना चाहिए, बाकी ये 3 पद हैं उसमें। तो जो इसका आंसर है वो क्या आंसर ए हो जाएगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।